हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन इज क्या करने वाले हैं हम। आज का सेशन वो सारे स्टूडेंट्स जो इस बार के मेन एग्जामिनेशन 2025 का दे रहे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही। दोज हु आर प्लानिंग फॉर 2026 और 27 ये उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले से अलर्ट हो जाओगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन इज आज के सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। आज इस बार के 2024 के टॉपर विशाल जी आज आपको बताएंगे कि उन्होंने जो सफलता हासिल की है, सो व्हाट इज द की ट्रिक्स स्ट्रेटजीज टाइम टेबल फॉर दिस सक्सेस। और मैं चाहूंगा कि विशाल थोड़ा सा आप ब्रीफ अपने बारे में बता दें और बच्चों को बताएं, जो हमारे लर्नर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि आपने कैसे कैसे स्ट्रेटजी फॉलो की थी। और फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस आपसे लेंगे। जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो हम आपसे करेंगे डिस्कस एक एक करके। सो ओवर टू यू विशाल। Thank you so much, sir, for having me here and giving me an opportunity to share my views to the aspirants. So, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 439 हासिल की वो है। थोड़े हैं। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आईएएस सर्विस इस साल एलोकेट हो जाएगी। तो मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हाजीपुर बिहार वैशाली जिले में जो है वहाँ से करी है। एंड उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो आईआईटी पटना से 2022 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से मैंने की है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा जो शुरुआत है वो अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट करी थी। एंड मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही रखा था। तो इसके बाद मैंने तीन प्रयास दिए। पहला प्रयास मैंने 2022 में दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। दूसरा प्रयास मैंने 2023 में दिया था जिसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था। एंड ये तीसरे और व फाइनल प्रयास में मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड मुझे ड्रीम सर्विस एलोकेट होने वाली है सर। बहुत ही अच्छा आपने बताया। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और उसके पहले मैं आपको विशाल एक खास बात बताऊं कि बहुत सारे ऑफलाइन टीचिंग करने के बाद हमने जीनो आईएएस लॉन्च किया, जिसमें हम आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, आप तो सिलेक्शन ले चुके विद गुड रैंक्स। हमने एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट वाव अप्रोच लॉन्च किया है कि जैसे आप बिहार के लाल हो, बिहार का नाम आप रोशन कर रहे हो। बिहार का एक अपना बड़ा ही ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा है और बहुत ही युवा ट्रेंड वहां से निकल के आ रहा है। इस बार टॉप 50 में भी कई सारे स्टूडेंट्स बिहार से हैं। तो हमने एक ऐसा कंसेप्ट लॉन्च किया है वाव अप्रोच, व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो अप्रोच, कि इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से आप अपने डाउट को 24/7 एक टाइम स्लॉट में व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, एक प्रॉपर हम पर्सनल मेंटरशिप भी दे रहे हैं। ठीक, मैं ज्यादा समय इन बातों पे नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो सेशन है ये लर्नर्स आपको सुनना चाह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करने वाला। तो हम बात करेंगे जो आपकी राइटिंग स्ट्रेटजी थी मेरे प्यारे लर्नर्स। हम आपके जो विशाल सर हैं उनके हम बहुत ही सपोर्ट हेल्प आपके लिए लाने वाले हैं। बहुत से स्ट्रेटजी सेशंस वो आपके लेकर आने वाले हैं। और एक बात जान लें आप, बहुत रेयर टॉपर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सटीक बात आपसे बिल्कुल डीटीएच डायरेक्ट टू हार्ट आपको बताएं। उसमें से विशाल है। और ये आपसे इन्होंने कहा कि सर मैं अपनी जर्नी बच्चों से साझा करना चाहता हूं, तो उसलिए ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जीनो आईएएस का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा सेशन हम हैंड ओवर करेंगे विशाल को। विशाल, आप मेरे बच्चों को बताइए कि जितने लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, ये कमिंग 65 डेज में उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में ले रहा हूं। एक, जिन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया है उनकी 65 डेज में क्या सुझाव देंगे आप, वो क्या क्या करें और क्या ना करें। और दूसरा पॉइंट, जरा आप उन बच्चों को गाइड कीजिएगा जिनका इस बार किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो विशाल, मेरे इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। मेजर पार्ट हम आज के सेशन में उस पर बात करने वाले हैं,
what to do and not to do in this remaining 65 days for the main examination of 2025। और एक छोटी सी बात, एक अलग सेशन हम और इस पे लेकर आएंगे कि जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ वो क्या करें। तो विशाल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सभी को जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स स्टेज क्वालिफाई किया है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये आपकी हार्डवर्क का एक टेस्टामेंट है, बट डोंट फॉरगेट कि इसके अंदर लक का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने मेहनत करी एंड आपका लक साथ था, दैट्स वाई आपको ये मौका मिला है कि आप इस साल का मेंस लिख सकते हो। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे साइड से, एंड मैं आपको कुछ कविताएं भी इस चीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है सफर की, ये तो महज बस एक शुरुआत है सफर की, उड़ाने अभी और भी बाकी हैं। कल तक जिस जंग को दूर से देखा करते थे, कल तक आप लोग भी सोचा करते हुए कि हम लोग भी एक दिन मेंस का पेपर लिखेंगे, तो कल तक जिस जंग को हम लोग दूर से देखा करते थे, आज उस जंग में उतरने की बारी है। अभी तो महज दो चार तीर ही छूटे हैं तरकश से, अभी तो महज दो चार तीर ही छूटे हैं तरकश से, निशाने अभी और भी बाकी हैं, उड़ाने अभी और भी बाकी हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डेडिकेशन से ध्यान दें, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो अनसर्टेन है। अगर इस बार जो आपको मौका मिला है वो आप चूक गए तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल आप फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, गिवन दैट कि प्रीलिम्स इतना डाइसी हो चुका है आज के टाइम पे। एंड अब मैं चाहता हूं कि आप इस साल के मौके को अच्छे से भुनाएं, इसी साल अपनी रैंक लाएं, एंड हो सके तो इसी साल अपनी डिजर्व सर्विस, डिजायर्ड सर्विस पा करके इस जर्नी को अलविदा कहें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ग्रोएलिंग एंड टायरिंग जर्नी है जिसके अंदर हम अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स निकालते हैं। एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए भी जो इस साल अपनी जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी की जो पीडीएफ आई थी उसके अंदर अपना रोल नंबर नहीं फाइंड कर पाए, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, गिव अप नहीं मारना है। मैंने भी अपने पहले प्रयास में, जो कि मेरा 2022 में था, उसके अंदर मैं अपना प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया था, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभी का जो बचा हुआ पीरियड है हमारे पास, उसके अंदर हम मेंस को इतना सॉलिड बनाएं कि जब अगले साल जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो तो हमारी रैंक आ सके। इस ये गलती को आप बिल्कुल मत करिए कि अभी से आप प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी आप अभी से लेके जनवरी तक का जो टाइम है, इसके अंदर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने एसए को और अपने जीएस पेपर्स के सारे सब्जेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एंड अच्छे से टेस्ट लिख के अपने आप को मेंस रेडी बना ले बिफोर प्रीलिम स्टेज। एंड इसके बाद आप एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे अगले साल के अटेम्प्ट के लिए, एंड आप एक वन ऑफ द रैंकर्स भी हो सकते हैं अगर आपने सारी स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करी। तो अब हम लोग मूव करते हैं जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो लोग अभी पेंस लिखने वाले हैं उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 70 डेज है, बट 2-3 डेज हटाकर हम लोग 65 डेज की अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि 65 डेज में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो स्कोर है वो ऑप्टिमम आ पाए इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 65 डेज है, तो अब लोग यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होंगे। मैं एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग उसको ट्वीक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स होता है, पहले मैं सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन कर देता हूँ एंड उसके बाद में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम कि हम उसको कैसे टैकल करने वाले हैं। राइट, तो हमारे पास 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल 2, एंड एक ऐसे भी होता है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे जो ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, एक सेक्शन ए, एंड पेपर भी इसी तरीके से आता है, अगर आपने देखा है कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए एंड ये सेक्शन बी। सिमिलरली फॉर पेपर 2, यहाँ पे भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास हो गए 4 जीएस के सब्जेक्ट्स और हमारे पास हो गए 4 ऑप्शनल के सेक्शन। अब हम लोग जो अपना एक डे जो प्लान करेंगे वो इस तरह, पहले हमारा एक दिन कैसा लगेगा। तो आप लोग क्योंकि मेंस देने वाले हैं,
एंड हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे तो जरूर अभी से पढ़ेंगे, अभी से लेके एग्जाम तक। हो सके तो इससे ज्यादा ही पढ़िए, क्योंकि ये आने वाले 65 डेज आपका आने वाले मतलब 60 ईयर्स तक के जो आपकी लाइफ है उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आने वाले 65 डेज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, आपके आने वाले मतलब 30-35 ईयर्स बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा एक दिन जो होना चाहिए, अगर मान लो हम 12 आवर्स का एक डे कंसिडर करते हैं, 12 आवर्स, ये पूरे 12 आवर्स हैं, तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। हम 6 आवर्स एंड 6 आवर्स में डिवाइड करेंगे। अब बहुतों का डाउट भी होता है कि हम लोग कैसे डिसाइड करने वाले हैं, हम लोग कैसे बैलेंस करने वाले हैं अपने ऑप्शनल एंड जीएस को। तो बैलेंस भी इसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले 6 घंटे में जीएस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जो भी जीएस सब्जेक्ट हमारे ये जीएस 1 2 3 4 में से जो भी चल रहा है, उसको हम पहले पहले वाले स्लॉट में, पहले 6 घंटे के स्लॉट में कवर करेंगे। दूसरे 6 घंटे के स्लॉट में हम कवर करेंगे अपना ऑप्शनल। अब इस 6 घंटे के स्लॉट में भी हमें 4 घंटे एंड 2 घंटे में हमें डिवाइड करना है इसको, 4 आवर्स एंड 2 आवर्स। इन 4 आवर्स में हम लोग कंटेंट रीड करेंगे, एंड इन 2 आवर्स में 1 आवर हम लोग आंसर, 1 आवर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आंसर्स को, एंड 1 घंटे हम लोग आंसर को एक्चुअली लिखेंगे। कॉपी पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आया कि हम लोग 2 पेज का जो स्पेस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग 2 पेज के अंदर ही कैसे, लिमिटेड पेजेस के अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है, तो हम लोग कैसे उसको समराइज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, हमें लिखना 3 पेज है, बट हमारे पास जो कंटेंट है वो एक ही पेज का है, तो हम लोग उस लिमिटेड कंटेंट को कैसे 3 पेज के अंदर हम लोग फैला फैला कर लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीज को आपको करने के लिए एक्चुअली में जब आप आंसर लिखने बैठोगे तभी आपको ये चीज सीख पाओगे। उसके अंदर वर्ड लिमिट, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। बॉडी के अंदर पॉइंट्स जो है वो कितने शॉर्ट होने चाहिए, क्या हम पैराग्राफ्स में तो नहीं लिख रहे हैं। तो हमें जो अपना नॉलेज का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो हमें आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में 1 घंटे में यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 1 घंटे हम आंसर राइटिंग करेंगे। ये डेली का रूटीन में भी मैं बता रहा हूँ, लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि डेली हमें किस तरीके से रूटीन फॉलो करना है। तो ये डेली का रूटीन, पहले 6 घंटे यहाँ हुए, यहाँ पे आप लंच ब्रेक ले लो, एंड उसके बाद रेडी हो जाओ अपने सेकंड स्लॉट के लिए जो कि ऑप्शनल है। अब दिन के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दिन का एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ते रह जाए तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, एंड आप इतने लंबे आवर्स तक स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, तो अभी हम 6 घंटे जीएस पढ़ चुके हैं, अब हमारा मन कुछ और पढ़ने का करेगा, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मेरे कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल था, एंड वो न्यूमेरिकल नेचर का था, तो मैं पूरे दिन जब थेरेटिकल थेरेटिकल पढ़ने के बाद जब बोर हो जाता था, तो मैं 6 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ता था जो कि न्यूमेरिकल नेचर का है, एंड वो मुझे एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता था। तो आपके केस में भी आपका ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है, पीएसआईआर भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, कुछ लोगों के लिए एंथ्रोपोलॉजी भी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके इंटरेस्ट आप ऑप्शनल चूज करते हो, एंड वही ऑप्शनल अभी पढ़ने का टाइम है। एंड ऑप्शनल को मैंने 50% ऑफ द टाइम इसलिए अलोकेट किया है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल में अप्रोक्सीमेटली 280 प्लस अगर स्कोर कर लिया, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका लिस्ट में ऑलमोस्ट नाम आने वाला है, अनलेस एंड अनटिल आप जीएस में बहुत ज्यादा ब्लंडर कर दो। अगर आप जीएस में एवरेज स्कोर करते हो, आपका ऑप्शनल 280 प्लस स्कोर है, आपका इंटरव्यू में डिसेंट स्कोर है, आप लिस्ट के अंदर फॉर श्योर आ जाओगे। मेरे भी ऑप्शनल में 287 स्कोर थे, एंड मैंने भी इसी तरीके का रूटीन फॉलो किया था। तो ऑप्शनल के अंदर जो मार्क्स है 280 प्लस नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपको आपकी ड्रीम सर्विस चाहिए तो 280 प्लस आपको स्कोर लाना ही पड़ेगा। आप जितने भी टॉपर्स हैं आप उनकी मार्कशीट उठा के देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द टॉपर के स्कोर 280 प्लस आपको मिलेंगे जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ इस ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस को लेके, अगर आपका स्कोर 230 बिलो है, 230 से कम है, आप उठा कर देख लेना, एक ही बच्चा 230 बिलो आपको पास होता हुआ नहीं मिलेगा, एक दो एक्सेप्शन केसेस को आप छोड़ सकते हो, बट 230 के बिलो अगर आपका स्कोर है ऑप्शनल के अंदर, आप क्वालिफाई नहीं करने वाले। हो सकता है आप मेन स्टेज में ही बाहर हो जाओ, आप इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं इस पे ऑप्शनल करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, और भी जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स टाइप का जो ऑप्शनल है, अगर आपका ऑप्शनल इस नेचर का है तो फिर तो आपको 6 घंटे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल जोन में ही रहना है।
आपको जल्दी जल्दी फॉर्मूले रिवाइज करना है, एंड आपको बाकी पूरा टाइम आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लगाना है। बट क्योंकि ये जो नंबर होते हैं मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ऑप्शन वालों के, ये काफी कम होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शनल्स जो बच्चे लेते हैं वो ह्यूमैनिटीज नेचर का होता है। तो उसमें आपको अगेन यही फॉर्मूला अपनाना है। 4 आवर्स ऑफ कंटेंट रीडिंग, 1 आवर फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्म में हम क्वेश्चंस को ही करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ डिफरेंट चीज नहीं है। मतलब मेरा यह कहना है कि आप डेली 4 4 घंटे पीवाईक्यूज लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने 1 घंटे पीवाईक्यूज ब्रेन स्टॉर्म करने को बोला है। एंड जस्ट अ सेकंड, 1 घंटे मैंने पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म करने को बोला एंड 1 घंटे लिखने को बोला है, जस्ट बिकॉज 4 घंटे हम लिख नहीं सकते। अगर आपकी स्टेमिना अच्छी है, आप लिख सकते हो, तो आप बिल्कुल 4 घंटे पीवाईक्यूज लिखो। इट्स बेटर देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो फॉर श्योर करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हमें ब्रेनस्टॉर्म करने हैं एंड कौन से क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है। एंड 1 आवर फॉर आंसर राइटिंग, मैं AW लिख दे रहा हूँ आंसर राइटिंग को। ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे जो भी आंसर राइटिंग या जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ये हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज के। डजन मैटर आप रिपीटर हो, डजन मैटर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, वैसे क्वेश्चंस कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उसके आपको मॉडल टेस्ट के अंदर आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। तो पीवाईक्यूज आर द गोल्ड माइन। इसको हम लोग को हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है कि हम टच कर लें, या तो ब्रेनस्टॉर्म के थ्रू या फिर आंसर एक्चुअली लिख कर देख लें। उससे होगा क्या कि आपको अपना कंटेंट डेफिसिट पता चल जाए कि आप क्या नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके पास कौन सा कंटेंट कम है। एंड उसके साथ आपके पास वो भी हो जाएगा, आपका जो माइंडसेट है वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग अलाइन भी हो जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारी एक दिन का, कैसे हमारा दिन लगने वाला है। अब मूव करते हैं। तो ऑप्शनल के अकॉर्डिंग सर बताया। हम्म। 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 अच्छा ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो जीनो आईएस का तो लाइक ये यूएसपी ही है ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से बिलोंग करते हैं तो आप जीनो आईएस के एक बार जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सेंस बनाता है तो बिल्कुल आप एनरोल करिए। सर इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड क्वालिटी ओवर हेयर। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिमांड एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं जीनो आईएस में एनरोल करना। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं कि एक्चुअली हम 65 डेज को प्लान कैसे करेंगे। ये हमारी एक दिन की प्लानिंग हो गई, अब 65 डेज के प्लान को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हमने एक चीज हमें क्लियर है कि हम ऑप्शनल और जीएस दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम लोग पहले करेंगे, हम लोग 11 डेज का एक वो रखेंगे। कोशिश करनी है कि हमें 11 डेज के अंदर कवर करनी है चीजें, एक पर्टिकुलर थिंग। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट 11 डेज हैं, तो इसके अंदर हम करेंगे GS1। ये 6 घंटे, पहले 6 घंटे वाले स्लॉट का है। एंड इधर ऑप्शनल पेपर 1, और ये है इसका सेक्शन A। ठीक है, अब ये दूसरे 6 घंटे वाले स्लॉट का है। ओके, तो अब हमें इसमें कैसे करेंगे। अब देखिए, ऑप्शनल हो सकता है सबका अलग अलग हो, तो इसके अंदर आपको लाइक डिफरेंट ऑप्शंस के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पेपर 1 उनका काफी ज्यादा वास्ट होता है, लाइक 75% ऑफ द सिलेबस इज पेपर 1 एंड 25% ऑफ द सिलेबस इज पेपर 2। तो उसके अंदर हो सकता है इसमें वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे। हो सकता है किसी और का किसी कोई सा सेक्शन ज्यादा बड़ा हो तो उसके अंदर आप और ज्यादा टाइम दे सकते हो। बट मैं एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर हर सेक्शन इक्वली डिवाइडेड है तो किस तरीके से होगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको ट्वीक कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को। ये एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी है। तो अब GS1 के अंदर होता है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री,
उसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, राइट। एंड सोसाइटी। तो प्लान ऐसा है कि हमें ऑप्शनल का सेक्शन ए एंड ये सारे चीजें 10 डेज के अंदर कवर करना है। एंड 11th डे हम दे रहे होंगे दोनों के एफएलटीज, मतलब फर्स्ट स्लॉट में GS1 का एफएलटी एंड सेकंड स्लॉट में ऑप्शनल का P1 सेक्शन ए इन इसका एक सेक्शनल टेस्ट बोल सकते हो, 3 आवर का सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो ये और ये चीज करनी क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारा जो भी मेंस का पेपर होता है वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एंड अगर आप इस तरीके से शुरू से प्रैक्टिस करते चलोगे तो आप सेकंड पेपर के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होंगे, सेकंड पेपर के अंदर भी आपका फ्रेशनेस बना रहेगा, सेकंड पेपर के अंदर भी आप टाइमली आंसर कंप्लीट कर पाओगे। बिकॉज आप जिनसे ही पूछोगे, पहला पेपर देने के बाद आपके यहाँ यहाँ एंड कंधे पे बहुत ज्यादा पेन होता है, आपको वॉलिनी स्प्रे लगाकर पेपर लिखना पड़ता है। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल फटीगनेस को अगर आपको टैकल करना है तो आपको इस तरीके से एग्जाम घर पे ही अपने आप को सिमुलेट करके रखना पड़ेगा। अब इसको कवर कैसे करेंगे, अब क्योंकि ऑप्शनल आपका डिफरेंट हो सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचना कि इसको आप कैसे डिवाइड करोगे 10 डेज के अंदर। बट मैं इसके जीएस सब्जेक्ट के लिए बता देता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन के लिए देने चाहिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, क्योंकि इसका जो वेटेज होता है ये काफी कम होता है हमारे GS1 के अंदर, हार्डली एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री दोनों को मिला करके। तो हम इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भले ही वास्ट हो, कितनी भी वास्ट हो, हमें टारगेट करना है कि इसको हम एक दिन के अंदर कवर करें, 1 डे। एंड कोशिश ये करना है वही जो स्ट्रैटेजी, और हम कवर कैसे करेंगे, अगेन 6 घंटे का हमारे पास स्लॉट होगा जीएस का, उसके अंदर हम 4 घंटे में इसको कोशिश करेंगे इसको पढ़ लेने का। जो भी टॉपर्स के ने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाकर दिए हैं आप उनको टेलीग्राम से एक्सेस करो, वहां से इसको पढ़ लो। एंड उसके बाद में 2 घंटे में आप पीवाईक्यूज देख लो कि आज तक कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। आप आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का जमाना है, आप उसको फॉलो करके आप कोई सा भी क्वेश्चन मेंस का डालोगे, आपको उसका आंसर वहां पे जो आइडियल आंसर हो सकता है उसको वहां पे डाल देगा। एंड उसको आप अपने डिजिटल नोट्स के अंदर आप इंक्लूड भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्मेट में, तो उससे आपका रिवीजन भी पॉसिबल हो पाएगा। तो आप इसको एक दिन के अंदर इसको कवर करने का ट्राई करो। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन एक दिन, देर इज अ रीजन मैं इसके लिए एक दिन दे रहा हूँ। डेफिनेटली ये वास्ट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं जीएस पेपर 1 में, बट क्योंकि हम अभी जस्ट प्रीलिम्स पढ़ कर आ रहे हैं एंड आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, तो डेफिनेटली आपको आर्ट एंड कल्चर की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है। बस आपको अपनी नॉलेज को मेंस फॉर्मेट में अलाइन करना है। एंड इसको एक दिन में अगर आप कवर कर लेते हो तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स जो कि हमने मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं कवर किए उसके लिए हमारे पास एक बफर मिल जाएगा। तो इसको आप एक दिन के अंदर कवर करो, इसके पीवाईक्यूज आप देख लो 2 घंटे के अंदर वहां पे जो है। एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सिमिलरली, क्योंकि हम प्रीलिम से पढ़ कर आए हैं, इसमें भी एक दिन का टाइम। आप जब देखना आपको अभी लग रहा होगा कि क्यों मैं एक एक दिन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली डेज ही नहीं है, 65 डेज है हमारे पास। एंड इसलिए आपको सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे आपका कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा। देखना मैं अभी लास्ट तक पूरा डिटेल्ड स्केड्यूल बनाऊंगा, डे बाय डे डिवाइड करूंगा, फिर आप खुद से डिसाइड करना क्या आपके पास सच में टाइम है। आपने प्रीलिम स्टेज क्वालिफाई कर दिया, बट प्रीलिम स्टेज क्वालिफाई करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। आपको अभी मेंस एज वेल एज इंटरव्यू स्टेज भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब जो भी सेलिब्रेशंस हैं, एक दिन हो गया, बहुत सेलिब्रेशन हो गया, अब वापस गेट बैक टू स्टडीज, अब और भी ज्यादा डेडिकेशन से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में। तो ज्योग्राफी में क्योंकि प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा मेन से क्वेश्चन ओवरलैप नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी एनालिटिकल डिटेल्स में जाना पड़ता है। एंड मोर ओवर ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो बहुत डिटेल में पूछा भी जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स का वेटेज होता है ज्योग्राफी का। तो इसको हम लोग देंगे 3 डेज एंड 1 2 3, 3 डेज इसको दिए हमने। एंड कोशिश करें कि हम 4 डे सोसाइटी को दें।
तीन 3 डेज में ये यहाँ तक कवर हो गया हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन। छठवें दिन तक हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। एंड 4 डेज यानी 10 डेज के अंदर हमारा ये पूरा जो सेक्शन है GS1 वाला सेक्शन ये कवर हो गया। सोसाइटी को मैंने 4 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने कभी आज तक सोसाइटी पढ़ी ही ना हो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंस में सिर्फ आता है। तो इसलिए मैंने इसको 4 दिन दिए हैं। एंड मोर ओवर इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। आजकल इससे क्वेश्चंस जो है GS पेपर 1 के अंदर बढ़ने लगे हैं। कंटेम्प्ररी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जैसे विमेन के अंदर सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट का क्या डेफिनेशन है एंड उसके क्या कौन से वेरियस ऑफशूट्स हैं, जो हमारा लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, मैरिजेस का जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे एनालिटिकल चीजें हैं इसके अंदर। तो आप इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तभी आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो पाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड डेफिनेटली कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको ऑफ कोर्स इतना टाइम तो चाहिए ही अलॉन्ग विथ PYQs कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा 10 डेज के अंदर हो गया GS1 की स्ट्रैटेजी। मतलब GS1 ऐसे कवर कर सकते हैं एंड इसके साथ हमारे PYQs भी हमने इंक्लूड करें ही अपने डेली के स्केड्यूल के अंदर। तो ये 10 डेज के अंदर हमारा ये हो गया कंप्लीट। आपने 10 डेज में जो रिमेनिंग 6 आवर्स है उसके अंदर आपने ऑप्शनल का सेक्शन ए किया। एंड उसके बाद हमें 11वें डे हमने इसको टेस्ट देकर इसको कवर किया। तो अब देख लो, अब आगे मैं GS2 GS3 GS4 की भी ऐसे ही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप ये देख लो नंबर ऑफ डेज कैसे बटने वाले हैं। 11 डेज फॉर GS1 हो गया, GS1 एंड सेक्शन ए। फिर 11 डेज होंगे GS2 प्लस सेक्शन बी। फिर 11 डेज होंगे GS3 प्लस पेपर 2 का सेक्शन ए। फिर 11 डेज होंगे GS4 प्लस ऑप्शनल पेपर 2 का सेक्शन बी। तो हमारे हो गए 44 डेज यहाँ पे। ठीक है। एंड उसके बाद अब मैं एसए की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस साल जो है एसए में बहुत ही ब्रूटल मार्किंग हुई है। मैंने कुछ लोगों के स्कोर्स 45 55 65 इन रेंजेस में भी देखे हैं। एंड अगर आपको जानकर शॉक हुआ कि अब एसए के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट से मार्क्स मिलते हैं। मतलब पहले पिछले 2 साल पहले तक 120 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाया करते थे। बट आजकल बहुत कम स्कोर्स हैं जो कि 130 120 को क्रॉस कर पा रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इस साल 100 से भी कम लोग हैं जिनको 125 प्लस मार्क्स मिले होंगे इस साल। इस साल का जो एवरेज है वो 110 से भी नीचे ही है, 105 है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स एसए के अंदर। तो इसलिए हमें एसए को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप एसए को लाइटली लोगे आपके मार्क्स जो है वो वही 50 से लेके 70 80 तक के ब्रैकेट में फॉल कर जाएंगे। एंड जैसे ही आपके मार्क्स एसए के अंदर इतने डिप हुए, आपका जो सिलेक्शन है मेंस के अंदर वो वहीं पर रुक जाएगा। फर्स्ट डे एसए का एग्जाम होता है एंड फर्स्ट डे ही आप रेस से बाहर हो जाओगे। आपको भले पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा एसए लिखा, बट अगेन वो जो मार्क्स जब आएंगे तब आपको पता चला कि एसए ने ही आपका ड्रीम जो है वो ब्रेक कर दिया। तो इसलिए एसए को हम बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। हमारे पास 65 डेज में अप्रोक्सीमेटली 9 संडेज आएंगे। हमें इन पूरे 9 के 9 संडेज को एसए को डेडिकेट करना है। फर्स्ट 3 से 4 संडे के अंदर हमें क्या करना है, जस्ट सेकंड मैं इसको स्लाइड चेंज कर देता हूँ। तो 10 संडेज हमें 9 संडेज हमें डेडिकेट करना है एसए को। आप सबने बहुत सारे टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि एसए एंड एथिक्स अगर आप संभाल लेते हो, एसए एंड एथिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है। क्यों ऐसा बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आइडियली बच्चों का जो स्कोर आ रहा होता है, जो सेलेक्ट होता है, वो 270 प्लस समथिंग आ रहा होता है। ठीक है। अब देखो, अब एसए के अंदर आप एसए प्लस एथिक्स अगर आप मिला लो, इसके अंदर बच्चों ने 130 से 140 तक का स्कोर कर रखा है, जो टॉप कर रहे हैं बच्चे। एंड इसके अंदर भी बच्चों ने 130 से 140 तक का स्कोर कर रखा है। आप इन दोनों को मिला दोगे, इससे भी आप 270 मार्क्स के आसपास तक पहुंच सकते हो सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से। तो इतने इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है 270 मार्क्स लाने के लिए। लिटरली हमने पूरा थ्रू आउट द अपने 65 डेज का 50% ऑफ द टाइम दे दिया, तब हम शायद 270 प्लस ला पाएंगे, शायद शायद, उसमें भी गारंटी नहीं है। बट अगर एसए और एथिक्स को आपने सीरियसली किया तो आप 125 प्लस स्कोर ला सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोगों को आते हैं 125 प्लस। मतलब एसए में तो अब कम लोगों को आने लगे, बट एथिक्स में अभी भी लोगों को आ रहे हैं 125 प्लस स्कोर। तो हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स पे खास ध्यान देना है ताकि हमारे स्कोर्स इसमें अच्छे आए एंड हमारी रैंक जो है थोड़ी ऊपर की साइड मूव करे। नौ, आगे बढ़ते हैं। एसए की बात कर रहे थे हम लोग।
ठीक है। 9 डेज हैं, 9 संडेज है हमारे पास, मतलब 9 डेज है हमारे पास इन टोटल ऐसे को अच्छे से करने के लिए, ऐसे के टेस्ट लगाने के लिए, ऐसे को सीखने के लिए। हर चीज के लिए हमारे पास सिर्फ 9 दिन है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आज तक कोई ऐसे नहीं लिखा, कभी किसी टॉपर के ऐसे नहीं पढ़े, तो उनके लिए पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 संडेज, एटलीस्ट आप 20 टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे। इतने पढ़ोगे, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि आपने आपने ऐसे लिखना कैसे है, आपको कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, कितना बड़ा कंक्लूजन लिखना है, कैसे एक आइडिया से दूसरा आइडिया के बीच में फ्लो करना है, कैसे आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस रेज करके आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, कौन से कोट्स यूज करने हैं, कहाँ पे कोट्स यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं, क्या हम किसी बहुत बड़े हमारे रेवोल्यूशनरी की स्पीच से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम किसी करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम फ्यूचरिस्टिक कुछ चीज लिख के कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कौन से कंक्लूजन्स अच्छे होते हैं, कौन से कंक्लूजन्स अच्छे नहीं होते हैं। आप 20 टॉपर्स कॉपी पढ़ो, आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे अच्छा एक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इससे और क्या होगा, इससे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अब आप इस टाइम पे कहाँ पे ढूंढने जाओगे यूनिक स्टोरीज, यूनिक एनेक्डोट्स? इन 20 टॉपर्स कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, बहुत सारे इसके अंदर एनेक्डोट्स होंगे, बहुत सारे कोट्स होंगे, कोटेशंस होंगे। आप इन एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, कोट्स, कोटेशंस, इन सब का एक रिपोजिटरी बनाओ, अपने एस्से के नोट्स के अंदर इसको इसको इंक्लूड करते चले जाओ। आपका एस्से का जो बेस मटेरियल है जिससे आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो, वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये आपका पहले 3 संडे में आपको ये काम करना है, आपको अपना बेस मटेरियल रेडी करना है। उसके बाद जो आगे आने वाले 6 संडे हैं हमारे पास, उसमें हर संडे को हमें एक एस्से का एफएलटी लिखना है, प्लस हमें 2 टॉपर की कॉपीज पढ़नी है। अगेन ये वाला जो काम है ना, एग्जाम्पल, एनेक्डोट, ये जो इकट्ठा करने वाला काम है, ये हमारा थ्रू आउट द 9 संडेज चलते रहेगा। हमें टॉपर्स की कॉपी छोड़नी नहीं है, पढ़ते रहनी है, पढ़ते रहनी है, जब तक हमारा एग्जाम हो ना जाए। हम जब जब कोई अलग नई टॉपर की कॉपी पढ़ेंगे, उनका एक नया स्टाइल हमें समझ में आएगा, उसमें कुछ ना कुछ नया कंटेंट जरूर लिखा होगा जो हम अपने एस्से में के अंदर इंक्लूड करेंगे, और उनकी आइडिया से सीखेंगे तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं। तो इन और हम एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप टॉपर की कॉपी देखो ना, तो उसके अंदर से आप वहां पे ऑलरेडी अगर आपने कोई सी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो उसके अंदर बहुत सारे एसेस भी दिए रहते हैं। तो उसी में से आप कोई सा एक एसे उठा लो, उसको आप लिख कर देखो, एंड उसके बाद टॉपर्स की कॉपी से मैच करके देखो कि उन्होंने क्या आइडिया लिखा था, क्या आपने डिमांड को सेटिस्फाई किया है, क्या उन्होंने ऐसा क्या लिखा था कि उनको आपसे थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, या फिर उनका ऐसे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप उनके आइडियाज को लो, आप उस तरीके से और बेटर एनालाइज कर सकते हो, इंप्रूव भी कर सकते हो। तो ये तरीका है। इसके अंदर आप 2 टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे, एक एफएलटी लिखोगे, अपने नोट्स को इंक्लूड करोगे, एंड जब लास्ट होते जाएगा, मतलब जब हम 9 संडे के आसपास पहुंचेंगे, तो इसमें आप अपने पुराने लिखे हुए एसेस को पढ़ोगे, मतलब वो स्टार्टिंग से। उससे हुआ क्या कि आपको अपना खुद का एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ यार, मैंने जब पहला एफएलटी लिखा था ऐसे का तो मैं यहाँ पे था, बट अभी मैं जब 6th एफएलटी लिख रहा हूँ, मेरा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो होगा क्या कि आप यहाँ पे आपका एक बेस मटेरियल रेडी हो जाएगा, आपने सफिशियंट अमाउंट ऑफ एसेस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, दैट इज 12 एसे या 6 एफएलटीज आप प्रैक्टिस कर चुके हो। उसके अलावा आपने मल्टीपल टॉपर्स की कॉपी पढ़ ली है, अप्रोक्सीमेटली आप अगर ऐसे करो तो 20 ऐसे यहाँ पे, एंड बचे हुए 6 संडे में से 2 2 कॉपी आप रोज पढ़ रहे हो, तो 12 यहाँ पे, 32 टॉपर्स की कॉपी, यानी 32 × 2 64 एसेज। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो आपका जो एसे वहां पे एक्चुअल एग्जाम में जो मिलेगा, वो मोर और लेस इसी में से आपको मिल जाएगा। ये 64 एसे जो आपने पढ़े, या फिर जो 12 एसे जो आपने लिखे, इन्हीं सब में से आपको कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक या फिर मिलता जुलता टॉपिक आपको वहां पे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप उसके अंदर कंफर्टेबली अपना एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा लिख के आ सकते हो। तो ये हुआ एसे का स्ट्रैटेजी। अब देखो हमारे पास कितने दिन थे, 65। इसमें से हमारे 44 डेज कहाँ गए, जीएस प्लस ऑप्शनल करने में। उसकी फर्स्ट रीडिंग, अभी भी सेकंड रीडिंग नहीं हुई है, हमने रिवीजन नहीं किया है। एंड उसके बाद हमारे 9 डेज गए इसके अंदर, ऐसे के अंदर।
तो हमारे पास टोटल हो गया अभी 53 डेज खत्म हो गए हमारे पास, सिर्फ 12 डेज बचे हैं अब। आप देख सकते हो हमारे पास दिन कितने कम है। अभी हम ऐसे सिर्फ ऐसे 65 डेज देखे हैं ना, हमें बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा टाइम है, 2 महीने हैं हमारे पास तो पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। बट अभी देखो सिर्फ 12 दिन बचे हैं रिवीजन के लिए। उसके अंदर हमें एक सिमुलेटर भी देना है। सिमुलेटर का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हम एक्चुअल एग्जाम को पहले से अगर प्रैक्टिस करके जाएं तो हमें एग्जाम में कुछ नयापन नहीं लगेगा, हम एग्जाम में पहली बार फटीग फेस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी एक बार यहाँ पे कर चुके होंगे। तो इसलिए इस फीलिंग को एक बार जी के जाने के लिए, एक बार टेस्टिंग ग्राउंड में एक बार नेट प्रैक्टिस कर लेने के लिए, सीधे आप एशेज खेलने जाओगे क्रिकेट के अंदर तो आप बोल्ड ही होगे। उससे पहले आपको बहुत ही ज्यादा नेट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड आपका आंसर राइटिंग भी इससे इंप्रूव हो जाएगा। लिमिटेड टाइम फ्रेम में कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे हम जो 3 घंटे है उसके अंदर 20 के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करें विथ रेलेवेंट क्वालिटी एंड डिमांड को एड्रेस करते हुए। तो ये सारी चीज आप एक सिमुलेटर लिखोगे उससे डिसाइड होगा। तो ये हुए 53 डेज। अब एक सेकंड, इसको मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। 53 डेज के अंदर हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें लिखना है एक सिमुलेटर। अब देखो सिमुलेटर का ऐसा फंडा है कि आप ये किसी भी कोचिंग का आप ये कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं कि आप उनको वो इनरोल करवाएंगे आपको, आप सेंटर पे जाओगे, आप एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में इसका टेस्ट दोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप खुद से टेलीग्राम वगैरह से या फिर कोई से आपने टेस्ट सीरीज अगर परचेज कर रखा है वहां से आप FLTs वगैरह उठाओ एंड उसको खुद के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लो। खुद के अकॉर्डिंग शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि आप किसी दिन को, पहले दिन को आप लिखो ऐसे, सेकेंड डे आप लिखो GS1 प्लस GS2, थर्ड डे आप लिखो GS3 प्लस GS4, एंड फोर्थ डे आप लिखो ऑप्शनल 1 प्लस ऑप्शनल 2। अब 4 दिन हमारे इसमें चले गए, 4 डेज ये लिखने में गए। हमारे पास दिन थे 50, दिन थे हमारे पास 65। 53 डेज हमारे चले गए ऐसे प्लस GS के फर्स्ट रीडिंग में। 4 दिन हमारे यहाँ चले गए, हो गए कितने, 57 डेज अब तक हो चुके हैं। 8 दिन सिर्फ और बचते हैं, 8 डेज। इन 8 दिन में से 4 दिन आप इसके लिए रख लो। ये सिमुलेटर देने से पहले भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 4 डेज इसके, इस सिमुलेटर देने से पहले रिवीजन के लिए, 4 डेज फॉर एंड 4 डेज हमें रिवाइज करना है बिफोर एक्चुअल मेंस एग्जाम हमारा। तो 4 डेज रिवीजन। अब खुद से बताओ क्या हमारे पास टाइम है? 4 दिन बच रहे हैं बस रिवीजन करने के लिए। एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है GS का। लिटरली हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज से बैठ जाओ बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप एक ऑप्टिमम स्कोर तक पहुंच सकते हो। ये भी बहुत कम टाइम है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है, हाँ 4 दिन में रिवाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके 4 दिन के अंदर ये चीजें रिवाइज होंगी। हमें लिटरली अपना बेस्ट देना पड़ेगा, 12 घंटे से भी ज्यादा शायद पढ़ने पड़ सकते हैं हमें। तो प्लीज इसके लिए अपने मेंटली अपने आप को रेडी कर लो। प्लीज अपने आप को बिल्कुल इस स्केड्यूल में ढाल लो कि यार अगर आपको इस एग्जाम को इस बार क्लियर करना है, वरना तो यार बहुत सारे लोग रिपीटर्स भी हैं इसमें, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो रिपीटर्स हैं उनके पास बेसिक नोट्स रेडी हैं, जो ऑलरेडी रैंकर्स है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं उनके पास नोट्स रेडी है, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रखी है, वो 65 डेज में कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर्स हो, आपको पढ़ने पड़ेंगे 12 13 14 घंटे। एंड आप उसके लिए प्लीज कंप्लेन मत करना, क्योंकि आप जो है वो 10 लाख लोगों का ड्रीम जी रहे हो। बहुत सारे लोगों का अभी भी ड्रीम है कि वो एक मेंस लिख पाए, उन्हें एक मेंस लिखने का एक मौका मिल जाए। उनकी आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया है, वो सब कुछ नोट्स वगैरह रेडी करके बैठे हैं, बट उनका प्रीलिम्स में हर बार किसी ना किसी रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो अगर आप 10 लाख लोगों का ड्रीम जी रहे हो, मेंस लिखने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है,
बी वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट। आप अपनी ये मेंस का जो टिकट है इसको वेस्ट मत करना, एक अच्छा कंपटीशन पुटअप करना, एक फाइट पुटअप करना, ताकि आप अपने आप से भी लाइक नजरें मिला पाओ बाद में कि यार ठीक है, मान लो अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं भी होता है तो आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे कि हाँ यार मैंने एक अच्छा कंपटीशन पुटअप किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, जो भी मेरे से हो सकता था 65 डेज के अंदर मैंने अपना किया। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने जीएस 1 का बता दिया कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम कितना टाइम अलोकेट कर सकते हैं, मैं अब जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4 के लिए भी बता। तो अब आते हैं हम लोग जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4 के अंदर हम लोग टाइम डिवीजन कैसे कर सकते हैं ताकि एक ऑप्टिमम आउटपुट आ सके, उसके लिए डिसाइड कर लेते हैं कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 में, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने कितने टाइम दे देते हैं। तो पहले जीएस 2 की बात करते हैं। जीएस 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया सबको कि मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में कितना कितना टाइम देना है। तो आते हैं जीएस 2 पे। जीएस 2 में कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट्स हैं हमारे? एक तो है पॉलिटी, एंड आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत के बहुत बियॉन्ड है। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी से मेंस में काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स इसके अंदर चाहिए। पॉलिटी पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं, कभी कभी डिफिकल्ट भी, बट एक है कि अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हो, आप पीवाईक्यूज उठाते हो, उनका एनालाइज करते हो कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं ज्यादातर, तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक एनालिटिकल स्किल्स के साथ आप बहुत अच्छा आंसर्स भी लिख सकते हो। एंड जीएस 2 आजकल बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है, बच्चे इसके अंदर 120, टॉपर्स जो है इसके अंदर 120 स्कोर कर रहे हैं। तो इसकी भी स्कोरेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप इसके अंदर अच्छा खासा एफर्ट मारोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पहला पॉलिटी, सेकंड इज गवर्नेंस, थर्ड इज इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड फोर्थ, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट सोशल जस्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जीएस 2। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने जो सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन, जो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है जीएस 2 के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 70% जो वेटेज होता है वो इन दोनों सब्जेक्ट का होता है। इन दोनों से 70% ऑफ द जीएस 2 का पेपर आता है। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जितना परसेंट पेपर आ रहा है उतना परसेंट हम लोग टाइम डेडिकेट कर देते हैं, दैट इज इन दोनों सब्जेक्ट को 7 डेज। अब देखो, मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ क्लब क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ना है जो आपस में रिलेट होते हैं। क्योंकि पॉलिटी के अंदर लॉ मेकिंग पढ़ना है, तो गवर्नेंस के अंदर उस लॉ को कैसे अप्लाई करना, कैसे इंप्लीमेंट करना, ये है। तो इसके अंदर इन दोनों के जो मैक्सिमम जो चैलेंजेस या फिर वे फॉरवर्ड होते हैं ना, दोनों मिल के ही एक्चुअली में हम एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कर सकते हैं। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को साथ ही कंसिडर करना है। इन दोनों को अगर हम साथ पढ़ें तो बेटर रहेगा, तो इसके लिए 7 डेज मैं देता हूँ। एंड अगर आपको इन दोनों का भी डिवीजन चाहिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसको आप 5 डेज दो, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, पीवाईक्यूज भी ज्यादा है, इसके अंदर क्वेश्चंस कम आते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी होते हैं। जैसे इसके ये है, इसके लिए आप 2 डेज दो। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, एसएचजीज, एनजीओज, ये सब है। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल होते हैं तो आप प्रिडिक्ट करोगे कहाँ से? उसके लिए हम लोग कर तो रहे हैं पीवाईक्यूज। यहां से उठाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आप देखोगे कि एक नया क्वेश्चन एनजीओ पे आया हुआ है, कभी क्वेश्चन एसएचजीस पे आया हुआ है, ई गवर्नेंस पे भी लास्ट ईयर सवाल आया था। बस सवाल थोड़े थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं, क्योंकि हर बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चंस है यूपीएससी वो पिछले 10 साल में पूछ चुकी है। तो अब क्वेश्चंस बस थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमें नोट्स को भी थोड़ा सा अपना एडवांस करना है, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए पीवाईक्यूज देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम देख पाए कि किस लेवल का क्वेश्चन आप पूछ रही है इन डिफरेंट सिलेबस पॉइंट से। तो अगर आपने इन 2 दिन में ये बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, आप एक बेसिक नोट्स बना लो और इसके अंदर कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर है। तो यहाँ पे सारे बच्चों को ये बेसिक कंटेंट तो आते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के इसके अंदर वैल्यू एडिशन थोड़ा एक्स्ट्रा करना।
क्योंकि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली मेंस एग्जाम के अंदर वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सबको आता है, हर बच्चा वो आंसर कर रहा है। बट अगर इसके सिंपल टॉपिक्स के अंदर अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल देना पड़ेगा। या तो आप बेस्ट केस स्टडी दो, वर्ल्ड की केस स्टडी दे दो, या आप उसके अंदर कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन लिखो, आप उसके अंदर जो वर्ल्ड के दूसरे कोर्ट्स हैं उसका कुछ ऑब्जर्वेशन लिखो। तो आप जब तक कुछ डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं दोगे ना, आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने बहुत मुश्किल है। जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक फायदा होता है कि बहुत सारे बच्चों को तो वो आएगा ही नहीं, एंड अगर आपको वो आता है तो आप उसके अंदर बेसिक कंटेंट भी लिख देते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस है सिंपल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन का। तो एक्चुअली में सिंपल कुछ भी नहीं है, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो आपको आंसर्स बहुत ही एडवांस लिखने पड़ेंगे, एंड अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए भी डिफिकल्ट है ही। तो इन शॉर्ट मेंस के अंदर सब कुछ ही डिफिकल्ट है, तो बहुत सीरियसली लेना है मेन स्टेज को। इसके बाद ये 7 डेज के अंदर हमारा ये वाला पोर्शन कवर हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन से 50 मार्क्स का सवाल आता है हर साल, फिक्स्ड है ये, एंड ये क्वेश्चन नंबर से फिक्स होते हैं, 9th, 10th, 19th एंड 20th। ये क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली करंट अफेयर्स से आते हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोई सी भी ईयरली कंपाइलेशन से आप देख सकते हो कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया इजराइल रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल हमास वॉर, ये बहुत साल से रिकरेंट एक थीम रहा है। तो इसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे हमारे जो नेबरहुड वाले कंट्रीज हैं उनके ऊपर आपके पास नोट्स होने जरूरी है कि हमारे रिलेशन इनके साथ कैसे है। जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड है जैसे आसियान वगैरह हैं, या फिर वेस्ट एशिया है, तो इनके साथ हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो टेंशन वाले जोन्स हैं वहां पे इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज फॉर एग्जांपल यूएन, एससीओ, इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। एंड इसके अलावा जो भी चीजें करंट अफेयर्स में वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सा मीटिंग किसी भी एसोसिएशन, किसी भी मल्टीलैटरल फोरम की अगर इंडिया के अंदर मीटिंग हुई है अभी रिसेंट टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल G20 वगैरह काफी इंपॉर्टेंट था, वो अलग बात है उससे सवाल नहीं आया, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था। एससीओ भी उस साल इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी उस साल शायद वाराणसी को उनका टूरिज्म का हब वो डेडिकेट किया गया था उस साल। तो ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होती है। एंड प्रिडिक्ट करने का एक तरीका और भी होता है, आप जो है ना टेस्ट सीरीज टेलीग्राम वगैरह से कहीं से उठा लो, एंड उसमें जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो तीन चार डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, आप उतने ही क्वेश्चंस कर लो, आपका मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर हो जाएगा 2 दिन के अंदर इजीली। ये बहुत ही इजी पोर्शन होता है, इसको इसमें इसके अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पोर्शन भी होता है, तो लाइक पढ़ने में मजा भी आता है, तो आपको ये बोरिंग या फिर बर्डन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सोशल जस्टिस, इसके अंदर वीकर सेक्शंस मोस्टली पढ़ना होता है हमें, वीकर सेक्शंस के बारे में। तो आप कोशिश करना कि एक टेम्पलेट बना लो सारे वीकर सेक्शंस के लिए, कि कोई सा भी क्वेश्चन आता है किसी वीकर सेक्शन पे, तो उसके अंदर आप सेम टेम्पलेट लगा के आप ये इसको आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सारे के सारे वीकर सेक्शन के साथ एक प्रॉब्लम होगा कि वो कम दिखते होंगे। मतलब कम दिखने से होता क्या है कि हमारे पास उनका एक्चुअल डेटा ही नहीं होता कभी भी उनका हमारे पास। तो जब तक एक्चुअल डेटा आएगा नहीं, हम डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर नहीं पाएंगे। तो ये आप किसी वीकर सेक्शन, भले वो डिसेबल्ड हो, भले वो लाइक क्या बोलते हैं LGBTQ कम्युनिटी से हो, तो वो किसी भी कम्युनिटी से होंगे, आप वीकर सेक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट आप इसको इजीली लिख सकते हो। माइनॉरिटीज होंगे उनके साथ भी ये पॉइंट आप फिक्स कर सकते हो। तो आपको बस जो बेसिक पॉइंट्स है उसको आप मोल्ड करके इसके अंदर लिख दोगे, तो ये पोर्शन एक दिन के अंदर आराम से किया जा सकता है। तो 7 डेज फॉर दिस, इन दोनों पोर्शन के लिए, 2 डेज फॉर दिस एंड 1 डे फॉर दिस। 10 डेज के अंदर हमारा GS2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग GS3 की तरफ। GS3, इसके अंदर जो है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर मार्किंग बहुत टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ। अगर आपने इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट नहीं लिखा, अगर आपने इसमें एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म किया, आपके मार्क्स यहाँ लाई करेंगे। 50 से 60 मार्क्स बहुत ब्रूटल मार्किंग होती है। इसके अंदर जो अच्छे बच्चों का जो स्कोर आता है, जो सिलेक्टेड बच्चों का स्कोर आता है, वो 90 से 100 के बीच में आता है।
मेरा स्कोर इसके अंदर 91 था, तो मतलब जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो मेरा स्कोर 91 था, एंड मैंने इसमें क्या किया था मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं आगे। एंड उसके बाद टाइम भी कम है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अपने स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना है। GS3 के अंदर आता है पहला, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर। मैं इसको इसी का पार्ट मानता हूँ, बिकॉज एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। सेकंड इज इंटरनल सिक्योरिटी। थर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट। फोर्थ, साइंस एंड टेक। फिफ्थ, एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें, ये 5 चीजें आती हैं मेरे अकॉर्डिंग GS3 के अंदर। इन्हीं पांचों में से किसी भी क्वेश्चन जो अभी आया हुआ है, इसको आप इन्हीं पांचों में से किसी एक में क्लासिफाई करवा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डेज का जो डिवीजन होता है, पहले मैं डेज बताया था, फिर कैसे टैकल करना है उसको बता दूंगा। इसमें आप 3 डेज दे दो। इंटरनल सिक्योरिटी 2 डे। डिजास्टर मैनेजमेंट 1 डे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 डेज अगेन। एंड इन्वायरमेंट को 2 डेज। एंड ये बहुत डुएबल है। ये 2 डेज में इंटरनल सिक्योरिटी को करना इज वेरी मच डुएबल, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी का जो ऐसा पोर्शन है, ये सारा PYQ ओरिएंटेड आता है। स्ट्रेट स्ट्रेट अवे रिपीटिशंस है। वही साइबर सिक्योरिटी आने वाला है, वही सोशल मीडिया एंड उसका यूजेज इन टेररिज्म आने वाला है, वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, JNK इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। यही सब जो बेसिक 4-5 थीम्स है, बॉर्डर मैनेजमेंट, यही सब 4-5 थीम्स है जो कि रिपीट होते रहते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह अगर आप देख लोगे, सारे PYQs के अंदर आए हुए हैं। आप इसके अंदर सिर्फ PYQ ओरिएंटेड नोट्स बना लो, PYQ सारे लिख लो, आपका ये वाला जो पोर्शन है ये सॉर्टेड हो जाएगा। इसके अंदर वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। इंटरनेशनल बेस्ट केस स्टडीज है। इंटरनेशनल केस स्टडीज आप लिख लो इसके अंदर। और ये सारी चीजें चैट जीपीटी से बहुत इजीली मिल जाएगी। आप सर्च करो कुछ भी चैट जीपीटी के अंदर कि हमें टेररिज्म को टैकल करने के लिए इंटरनेशनल बेस्ट केस स्टडी दे दो, आप वो आपको 3-4 केस स्टडी वहां पे निकाल के दे देगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास डेटा होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहां से आप डेटा उठाओ। उसके वेबसाइट पे भी बहुत सारा डेटा है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। यहाँ से डेटा उठा लो। एंड मैप्स, मैप्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रग ट्रैफिकिंग का अगर आप वो बना रहे हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आया है, आप एक सिंपल सा मैप बनाओ। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया, मैंने बेसिक सा मैप बनाया है। यहाँ पे आप बना लो क्रिसेंट, यहाँ बना लो ट्राइंगल, और इनको ऐसे करके मिला दो, हो गया। तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो कैसे जो है हमारे इंडिया से ड्रग का ट्रैफिकिंग होता है, बिकॉज हम लोग प्रॉक्सिमिटी में किसके हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के। तो अगर आप इन सारी चीजें, इनोवेटिव चीजों को अगर आप यूज करोगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। एंड अगेन, क्योंकि ये रिपीटेड नेचर का है, PYQ का रिपीटेशन होता है, तो अगेन इसके अंदर आपको अच्छे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वरना बहुत ही एवरेज स्कोर आएगा। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी रिपीट होती है, जैसे अर्बन फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड मैनेजमेंट, ड्राउट मैनेजमेंट। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। बट इस साल जो मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट में आ सकता है, वो स्टैम्पीड। क्योंकि स्टैम्पीड, अभी RCB ने जब जीता ट्रॉफी, तो उसके बाद भी एक स्टैम्पीड हो गया। उससे पहले जब महाकुंभ का टाइम चल रहा था, वहां पे भी एक स्टैम्पीड हुआ था। तिरुपति तिरुमाला टेम्पल जो है, वहां पे भी एक स्टैम्पीड हुआ था। तो इस साल 3-4 स्टैम्पीड हुए हैं। तो आजकल तो इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ऐसा हो गया है कि पहले तो आप बता दो कि स्टैम्पीड होता क्या है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, एंड 2-3 अभी रिसेंट के एग्जांपल्स भी दो। तो अगर आपको एग्जांपल्स नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली पूछते हैं कि हमें 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो अभी रिसेंट में हुए हैं, पिछले साल हुए हैं या पिछले 10 साल में हुए हैं, ऐसे वो सवाल पूछते हैं। तो आप जब भी कोई सा भी डिजास्टर बनाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जब आप नोट्स बनाओ, तब आप ऐसा ट्राई करो कि आपके पास 3-4 एग्जाम्पल्स हर एक डिजास्टर के हों, कि हाँ इस वक्त ये डिजास्टर हुआ था,
इसको ऐसे टैकल किया गया, इस वक्त ये डिजास्टर हुआ था, इसको ऐसे टैकल किया गया। तो आपके पास अगर रिपोजिटरी रहेगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर दोगे। एनवायरमेंट करंट अफेयर सेंट्रिक रहता है, करंट सेंट्रिक रहता है ये। एंड इसके अंदर जो है रिपीटिशन वाला जो पोर्शन है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, और बाकी का जो पोर्शन है आपको करंट अफेयर से करना पड़ेगा। एंड कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूछा जाता है, जैसे ऑयल पोल्यूशन हो गया, अब ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, ये कहीं करंट अफेयर्स में नहीं रहता है, बट ऐसा है कि हर टाइम ऐसा न्यूज में रहते रहता है, एंड हम लोग इसको प्रीलिम्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो मेरा इसमें कहना है कि आप इसके अंदर प्रीलिम्स के नोट्स को रिवाइज एक बार कर लेना, क्योंकि वहां से आपका बहुत कुछ आंसर हो सकता है इसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। एंड साइंस एंड टेक के लिए भी सेम, इसके अंदर लाइक मेंस की ईयरली कंपाइलेशन पढ़ने की जगह इसके अंदर आप पीटी की ईयरली कंपाइलेशंस पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल नेचर के सवाल है। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 के अंदर इन्होंने पूछा था कि ये कौन कौन से लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो भी मटेरियल है, या फिर अ, इसको सर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल नेचर के सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि स्पेसशिप जो चंद्रयान 3 गई है उसके अंदर कौन कौन से वो कंपोनेंट्स लेकर गए हैं। अब वो कंपोनेंट्स आपको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। अब वो कौन से कंपोनेंट्स थे वो PT 365 ने कवर करा था, ना कि मेंस की अर्ली कंपाइलेशन ने। तो इसमें इसलिए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पीटी से इजीली कवर कर लोगे। फॉर एग्जांपल जो जब वैक्सीन वाला सवाल आया था, शायद 2021 का जो सवाल है वैक्सीन वाला, वो वैक्सीन का जो फॉर्मेशन का जो मेथोडोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ते हैं। अब जिन बच्चों ने प्रीलिम्स का जो कंटेंट है वो मेंस के टाइम पे रिवाइज नहीं किया, उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी वैक्सीन वाले सवाल को आंसर करने के लिए। बट जो बट अब हम क्योंकि यहाँ पे आराम से पीटी की अपनी कंपाइलेशन पढ़ के जाएंगे, हमें आसानी होगी। आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप अपना पीटी का मटेरियल साइंस एंड टेक में पढ़ के जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा वहां पे। तो ये होगी बेसिक स्ट्रेटेजी। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कि आप पीवाईक्यू मैपिंग करो। यहाँ पे बहुत रिपीटेड थीम्स है, यहाँ पे वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रहा होता है, चैलेंजेस इरिगेशन के आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत रिपीटेड नेचर का सवाल आता है एग्रीकल्चर के अंदर भी। इकोनॉमी में भी वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिक बेसिक सवाल आ रहे होते हैं। अभी डिजिटल एरा आ गया है, तो डिजिटल के वैसे इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि एम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगा बट कुछ न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो इस तरीके का चीज है। अब आपको इसको करंट से थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो जो थीम्स हाईलाइट होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर। तो आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है उसमें जो जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वहां से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड है। एंड मोर ओवर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से आप इन सारे ही चीजों के लिए, कि जो भी इसके लिए डेटा उठा सकते हो, डेटा दिया होता है बजट इकोनॉमिक सर्वे में, बेस्ट केस स्टडीज भी दी होती है। तो ये दो चीजें आप एक बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से उठा लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये हुआ GS 3 के लिए। अब बढ़ते हैं GS 4 की तरफ। GS 4 बहुत छोटा पेपर है, शॉर्ट, बट हम इसको कम टाइम नहीं देंगे अगेन, क्योंकि इसकी मार्क्स प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियल है बहुत हाई है। लिटरली हमें इसके अंदर 130 टारगेट करके चलना है। मार्क्स आए कितने भी वो हमें नहीं पता, हम वो बहुत सब्जेक्ट टू वो भी होता है, लक वगैरह भी होता है इसके अंदर कि हम कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बट 130 हमें टारगेट लेके चलना है, क्योंकि टॉपर्स के आ जाते हैं इतने। तो हमें ये शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको 5 दिन के अंदर खत्म कर दें, नहीं, इसको हमको ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसको हमें ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर कैसे कवर करने वाले मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। तो पहले तो जो 5 डेज हैं, कंप्लीटली कंटेंट पढ़ो आप। कंटेंट पढ़ो, टॉपर्स की कॉपी पढ़ो। अगेन ऐसे टाइप का अप्रोच है। वाई टॉपर्स कॉपी? क्योंकि यहां से आप सीखोगे केस स्टडीज कैसे टैकल करता है।
केस स्टडीज आती है, आपको पता होगा ना ऐसे के अंदर क्या आता है, 130 मार्क्स का थियोरेटिकल पेपर, मतलब थियोरेटिकल आता है, जिसको सेक्शन ए बोलते हैं, एंड 120 मार्क्स के केस स्टडी आता है। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों का इक्वल वेटेज है। तो जब आप 5 दिन के अंदर अपना कंटेंट पढ़ोगे, ये कंटेंट से आपका ये वाला थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, एंड टॉपर्स कॉपी से आपका मोस्टली केस स्टडी वाला चीजें कवर हो जाएंगी। इससे आपको टॉपर्स कॉपी से आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी, मतलब जो आप ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। बट केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, शायद केस स्टडी के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन भी है। आप टॉपर्स कॉपी देखो, उसमें जितने भी केस स्टडीज वहाँ पे हैं, आप उसको पढ़ते जाओ, आपका एक बहुत वाइड मतलब एक रेडी हो जाएगा नोट्स की। हाँ, ये अगर इस तरह की केस स्टडी आए तो हम ऐसे आंसर करेंगे, इस तरह की केस स्टडी आए तो हम ऐसे आंसर करेंगे। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा बेस रेडी हो जाएगा केस स्टडीज को टैकल करने का। अब बचे हुए 6 दिन हम क्या करेंगे? तो बचे हुए एक्चुअली 5 दिन प्लस 1 दिन है, इस एक दिन तो हमें टेस्ट लगाना ही है। जो बचे हुए 5 दिन है, हम उसके अंदर पीवाईक्यूज लिख रहे होंगे, एंड उसको ऐसे लिख रहे होंगे जैसे 3 घंटे का एक टेस्ट ही हो, 3 आवर टेस्ट। तो एक्चुअली हम इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट लिखने वाले हैं, क्योंकि जो आपको ही पता हो कि एथिक्स का जो पेपर होता है वो सबसे लेंदी होता है, और वो सबसे लास्ट में भी होता है। तो लेंदी भी है, सबसे लास्ट भी है। तो आपको इसके अंदर ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड अगर इसके अंदर आप ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पहुंचोगे। यहाँ जैसे ही आप पहुंचते हो ना, आपके मतलब रैंक आने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है यार। 130 टाइप का स्कोर अगर आप कर दो, बहुत अच्छे चांसेस हो जाता है कि हाँ आप आ जाओगे लिस्ट के अंदर। तो इसलिए हमें बाकी के 5 दिन पीवाईक्यूज बिल्कुल टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करने हैं, कि हाँ हम पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा पीवाईक्यू का पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2024 का पेपर उठा लो, एंड उसको लिमिटेड 3 घंटे में अटेम्प्ट लेने की ट्राई करो। तो फिर सवाल आया कि सर बाकी के 3 घंटे क्या करेंगे? बाकी के 3 घंटे में इस वाले पेपर का एक आइडियल आंसर क्या हो सकता था, वो आंसर आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो। कि अच्छा ठीक है, 3 घंटे में तो मैंने ये सोचा, बट इस क्वेश्चन के पास अगर बस इस क्वेश्चन को सोचने के लिए मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होता, तो मैं क्या सोचता? क्या मैंने जो भी अपना कंटेंट पढ़ा था, सारे इस क्वेश्चंस में मैंने यूज कर पाया, या कोई सा क्वेश्चन ऐसा भी रह गया जिसके अंदर मैं अपना, मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट था बट मैं उसको यूज ही नहीं कर पाया इसके अंदर। तो इन 3 घंटों में आप इस ये चीज पे फोकस करोगे कि क्या आपका यूजेबिलिटी हो पाया सारी चीजों का। अगर हाँ, तो कितना परसेंट हुआ, और अगर नहीं तो क्या और कुछ लिख सकते थे उस क्वेश्चन में। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे कंटेंट पढ़ने के बाद भी। आप उसको चैट जीपीटी करो, आप चैट जीपीटी करोगे, उसके बाद में आपके पास उसका कंटेंट आ जाएगा। आप उस कंटेंट को अपने रीड किया, अपने नोट्स में ऐड किया, यू विल बी सॉर्टेड। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है 5 दिन तक। 5 साल के हमारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे 2019 से लेके 2024 तक, सॉरी 2020 से लेके 2024 तक, 2024 तक। एंड हमारे पास इतना ही टाइम है तो हम इतना ही कर पाएंगे। तो इतने साल के पीवाईक्यूज हमने लिख लिए, एक टेस्ट हमने लिख लिया, हमारा एथिक्स रेडी है मोर और लेस। तो ये हुआ GS 1 2 3 4 की स्ट्रैटेजी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग आंसर राइटिंग पे। देखो, आंसर राइटिंग पहले तो कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई, करनी ही क्यों है। बहुत ही ज्यादा बोरिंग प्रोसेस होता है ये आंसर लिखने का, बिल्कुल मन नहीं करता लिखने का, बहुत रेजिस्टेंस आता है, खुद को जबरदस्ती मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं यार लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिखना? सबसे पहले तो एग्जाम ही सीखा है, लिखना ही है वहां जाके पेपर के अंदर। जो मेंस का जो पूरे हम जो 27 घंटे का पेपर होता है, थ्रू आउट द पेपर हमें सिर्फ लिखना है। वी जस्ट हैव टू राइट। आई होप आप सब लोगों ने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी होगी, बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी है। ट्वेल्थ फेल मूवी के अंदर एक जो एक उसका सीन रहता है जिसके अंदर वो एक टॉपर होते हैं जो मनोज सर को एक लिखने के लिए ब्लैंक पेपर पर देते हैं कि आप अपने बारे में सिर्फ 2 पेज लिखो 7 मिनट के अंदर, एंड मनोज सर नहीं लिख पाते हैं। तो वही चीजें होंगी। अगर आप
आपके पास लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, इवन दो आपके पास पूरे दुनिया का कंटेंट है, सब कुछ है आपके पास, आप उसको टाइम फ्रेम के अंदर पेपर पे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। दिक्कत क्या होती है हमें आंसर राइटिंग करने में? पहला, प्रायोरिटाइजेशन। क्या पहले लिखें क्या बाद में लिखें, यही हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत टाइम पे हम ऐसा लिखते हैं जो कि बहुत इरेलेवेंट सी चीज है, हमने उसको पहले लिख दी। बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट चीज है, हम उसको बाद में लिख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है। सेकंड, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि जो शुरू में जब आप जो आंसर्स लिखोगे बहुत ही बुरे आंसर्स होंगे, जब आप उनको टॉपर्स की आंसर से मैच करोगे, आपको लिटरली लगेगा कि ये प्रिपरेशन आपके लिए नहीं है, आपको छोड़ देनी चाहिए। बट और इसकी वजह से जब हम खराब आंसर्स लिखते हैं, हमें डीमोटिवेशन आता है, एंड फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि जब तक हम सारा कुछ पढ़ नहीं लेते हैं तब तक हम शायद अच्छे आंसर्स लिख नहीं पाएंगे, एंड उसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये गलती भी हमें नहीं करनी है। थर्ड, रिव्यू। ये कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि हमने आंसर्स लिख तो लिए, हमारे अकॉर्डिंग हमने बेस्ट आंसर लिखा है, बट हम अब किसी से रिव्यू नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो एक अच्छा आंसर लिख ही लिया, अब नेक्स्ट आंसर पर मूव करते हैं। बट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आंसर्स में कभी भी कमियां नजर नहीं आएंगी, बट जब तक आप इसको रिव्यू नहीं करवाओगे तब तक आपका आंसर इंप्रूव नहीं होगा। तो रिव्यू कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि जब तक आपको कोई आपकी गलतियां बताएगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इंप्रूव करना क्या है। तो इसके लिए आप दो तीन तरीके यूज कर सकते हो। अगर आपका पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा सीरियस है, आपके लेवल का है, तो आप पीयर रिव्यू भी करवा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह चलते हैं, आप मॉक टेस्ट के आंसर्स लिखो, एंड वहाँ पे इवेलुएशन भी प्रोवाइड वो लोग करते हैं, तो आप वहाँ से भी इवेलुएशन ले सकते हो। बहुत डेडिकेटेड लाइक इवेलुएशन मिलती है कहीं कहीं जगह पे। बट उसमें भी आपको विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है कि कहीं आपने कुछ अच्छी चीजें लिखी, बट क्योंकि उस इवेलुएटर को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी, तो आपने उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप सारे इवेलुएशन को लेंगे, आपको जो चीज ठीक लगेगी कि हाँ यार ये तो सच में मेरी कमियां थी, आप उन चीज को इनकॉर्पोरेट करोगे। एंड कुछ चीजें हो सकते हैं कि ऐसे भी लगे कि नहीं यार ये तो मेरा ठीक है, बट अननेसेसरी उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया है, तो आप उन चीजों को इग्नोर भी कर दोगे। तो और एक चीज मुझे बतानी थी टेस्ट सीरीज के बारे में, वो ये कि मार्क्स को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाना है। मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज आर नॉट को रिलेटेड विद द एक्चुअल मार्क्स यू विल स्कोर इन द मेन स्टेज। तो मार्क्स से पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको कमेंट्स या रिव्यूज जो आपको मिल रहे हैं, कमेंट्स स्लैश रिव्यूज, इस पे फोकस करना है। ठीक है? अब देखो, अब आंसर राइटिंग का जो बेसिक्स है वो है आपके नोट्स। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना अच्छा आप आंसर लिख पाओगे, क्योंकि यार एक जब एक आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स जो एक अच्छा नोट होता है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उस एक टॉपिक के लिए मैंने 3 पेज के अंदर अपने नोट्स बना लिए। ठीक है, 3 पेज के अंदर मैंने कुछ एक दो यहाँ पे डेटा लिखा, एक दो यहाँ पे अच्छा कोट लिखा, एक दो यहाँ पे करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब मैं इन तीनों में से कोई सा भी एक चीज उठा के अपने इंट्रोडक्शन में लिख लूंगा। ये मैं नोट मेकिंग बता रहा हूँ, कैसे किसी भी टॉपिक का नोट्स बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉडी पॉइंट्स देखूंगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे कॉजेज का एक एक वो बनाया, यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर मैंने उसके इम्पैक्ट के वो बना लिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके मैंने कुछ 6 7 8 पॉइंट बना लिए। फिर इसका मैंने वे फॉरवर्ड वगैरह लिख लिया, वे फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ लिख लिया। यहाँ पे मैंने 3 4 अच्छे कंक्लूजन्स लिख रखे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कंक्लूजन्स मैंने लिख रखे हैं। अब मेरे पास अगर जब भी ये सवाल आएगा, मुझे पता है कि ये या यही वो पूछने वाले हैं मोस्टली क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इन इन तीनों चारों में से जो सा भी इंट्रोडक्शन मुझे सबसे ज्यादा एप्ट लगेगा, मैं उस इंट्रोडक्शन को लिख लूंगा। मैं इनमें से जो कंक्लूजन मुझे सबसे अच्छा लगे, मैं इन कंक्लूजन को लिख लूंगा। इन्हीं बॉडी पार्ट्स में से मैं इन सबको उठाऊंगा और लिख दूंगा। तो जब तक आपके पास ये नोट्स नहीं बने रहेंगे ना, आपके पास ये सारी दिक्कत आते रहेगी। तो लेकिन देखिए, अब आपका 65 डेज है, अब अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो अब बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर कर लो, कोचिंग के मटेरियल को रेफर कर लो मेंस का। शायद जेनो आईएएस में भी टीम यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, तो आप उनके भी नोट्स देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। कोचिंग के नोट्स रेफर कर लो, उसमें आप हाईलाइट कर लो कि हाँ ये इंट्रोडक्शन मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाले बॉडी पॉइंट्स मैं लिखा करूंगा अपने उसके साथ।
तो ये वाले बॉडी पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके रख लेता हूँ अपने पास, ये मैं उसमें लिख लिया करूंगा। एंड उसके बाद ये वाले वे फॉरवर्ड हैं, ये वाले कंक्लूजन्स हैं जो मैं अपने एग्जाम्स में लिखने वाला हूँ, उसको आप हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि आप नोट्स बनाने जाओगे तो नोट्स बनाने में ही 65 डेज चले जाएंगे। तो अब हमें नोट्स नहीं बनाने। ये हो गई हमारी नोट मेकिंग प्रोसेस। अब हम जब पीवाईक्यूज लिखेंगे तो हमारे नोट्स रेडी हैं। अब हम इन नोट्स को यूज करके जब पीवाईक्यूज लिख रहे होंगे, दिन के मान लो हम 5 पीवाईक्यूज लिखते हैं, तो 5 पीवाईक्यूज से हमारी आंसर राइटिंग धीरे धीरे मतलब बिल्ड होनी स्टार्ट होगी। आंसर राइटिंग हमारी बिल्ड हुई, बिल्ड हुई, बिल्ड हुई, हम कुछ लेवल तक आंसर राइटिंग में पहुंचे। फिर हम जब देखते हैं टॉपर्स कॉपी, तो हमें एक डेफिसिट समझ में आता है कि अच्छा हम तो इस लेवल का, मान लो फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल पे लोग सिलेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, और हम हैं अभी इस लेवल पे, तो आपको ये समझ कैसे आएगा कि आप इतना पीछे हो अभी सिलेक्शन लेवल से? ये आपको समझ में आएगा जब तक आप टॉपर्स कॉपी नहीं देखोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप जब आप टॉपर्स कॉपी देखोगे, आपको समझ में आएगा अच्छा ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो टॉपर्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके आंसर्स अच्छे लग रहे हैं। तो फिर आप भी इन 3-4 चीजों को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करोगे अपने आंसर्स में, एंड फिर धीरे 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 आपका लेवल भी यहाँ तक पहुंच जाएगा जहां पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए टॉपर्स को भी देखना भी इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज वगैरह सबका यही इंपॉर्टेंस है कि आपका जो लेवल यहाँ पे है, आपको बताया जाए कि अच्छा आप अभी इस लेवल पे हो, आप अभी सिलेक्शन वाले लेवल पे नहीं हो। एंड फिर आपको ये भी बताया जाए कि इंप्रूव कैसे करना है, आप यहाँ से इंप्रूव करके यहाँ तक जाओ कैसे, ये भी बताते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह जो लेते हो उसके अंदर। या फिर आप खुद से अगर कर सकते हो मॉडल आंसर देख के, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पहुंचना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे जैसे ही आप पहुंचते हो, आपका सिलेक्शन लेवल आ जाता है। अब हुआ क्या कि अब आपने लिखना सीख लिया, अब आता है टाइम मैनेजमेंट वाला चीज। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए है फुल लेंथ टेस्ट। एफएलटीज में ही आपका चेक होता है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। तो अब देखो, टाइम मैनेजमेंट का मैं एफएलटी पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट था, टाइम मैनेजमेंट इन पेपर। 3 आवर्स का पेपर होता है। इससे पहले ना आपको 5 मिनट दिए जाते हैं रीडिंग के लिए। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपकी हो सकता है कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप पहले 11 से 20 कर लो, फिर आप 1 से 10 करो। बट मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी है कि इन 5 मिनट में मुझे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट आता है, मुझे थर्ड आता है, मुझे सेवेंथ आता है, मुझे नाइन्थ आता है, मुझे 11th आता है, मुझे 17th, 19th, 20th, ये 6-7 क्वेश्चन जो है ना मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, डायरेक्टली मेरे नोट से आए हुए हैं। तो मैं इनको स्टार मार्क कर लूंगा। जब मैं रीड कर रहा हूँ ना, मैं फटाफट फटाफट से रीड करता हूँ, मैं इनको स्टार मार्क कर लूंगा पेपर के अंदर ही, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। एंड अब जब मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मैं पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। हो सकता है ये 10 मार्कर हो सकता है 15 मार्कर हो, आई डोंट केयर। मुझे बस अपने जो मुझे जो बेस्ट तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको पहले अटेम्प्ट करूंगा, ना कि इस कोई सा सेट पैटर्न। हो सकता है यहाँ से 1 से 15 तक के बीच में, मतलब 11 से 15 तक के बीच में मुझे क्वेश्चंस आते ही ना हो, मेरे लिए बाउंसर क्वेश्चंस हों वो। तो फिर मैं अपने स्टार्टिंग के जो गोल्डन पीरियड होता है जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, उसको मैं इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में क्यों लगाऊं? मैं उससे अच्छा यहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसे यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको टैकल कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। अगर आपको ठीक लगती है तो आप पहले इसको अपने फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आप इसको अप्लाई करके देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, क्योंकि मेरे लिए तो यही स्ट्रैटेजी काम की। मुझे जो आता है मैं पहले वो करता हूँ, एंड उसके बाद जो मुझे नहीं आता उसको मैं लास्ट के लिए पुश करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि लास्ट में आपके पास हमेशा रश होगा। लास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पास मान लो 15 मिनट बचे हैं, एंड आपके पास 215 मार्कर्स बचे हुए हैं। 215 मार्कर्स हैं। अगर मान लो कि ये वो 2 15 मार्कर्स में जो कि आपको बहुत अच्छे से आते थे, तो आपको 7 साढ़े 7 मिनट में आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी आपके फास्ट स्पीड हो, ये जो 2 15 मार्कर्स में आपको बहुत अच्छा आंसर लिख सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएंगे। तो इससे अच्छा आप जो आने वाले सारे क्वेश्चंस उसको आप पहले कर लो। एंड मान लो आपको कॉम्प्रोमाइज करने ही है, तो आप उन 2 क्वेश्चंस को करो ना यार, जो आपको आते ही कम थे। अगर आपको इसमें मैं 11-11 मिनट भी दे देता तो आप कोई बहुत ही अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। तो आप उन 2 क्वेश्चंस को लास्ट के लिए पुश करो जो आपको कम आते थे, उसके अंदर आप कम भी टाइम दोगे तो भी आपको 3-4 2-3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो भी तो इस ये वर्थ इट है, ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है एक आंसर राइटिंग को मतलब
जो एक्चुअल एग्जाम है उसके अंदर आंसर कैसे लिख सकते हैं या कैसे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी ये स्ट्रैटेजी हुई। अब इसके बाद यार मेंटल वाले उस चीज पे आते हैं कि यार इस जो 65 पीरियड ऑफ डेज हैं, इसके अंदर हमारी जो मेंटल हेल्थ है या फिर जो हमें जो स्ट्रगल्स फेस करना पड़ रहा है, उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा जो प्रेडिक्टेबल स्टेज होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो उसमें जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो प्रीलिम स्टेज पे बहुत हाई है। आपके एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5-5 6-6 लाख बच्चे बाहर हो जाते हैं। अगर आप एक सेंटर की बात करो, हो सकता है कुछ ऐसे सेंटर्स भी हो जहाँ से एक भी बच्चा क्वालिफाई ना करे, तो ऐसे सेंटर्स भी होते हैं यहाँ पे। बट मेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि कौन से प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पेपर्स हैं, यहाँ पे आपके जो मार्क्स होते हैं वो थ्रू आउट द 7 पेपर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं, आप जितना एफर्ट मारोगे वो धीरे किसी ना किसी पेपर में वो रिफ्लेक्ट होता है। आपकी जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में रिवॉर्ड होकर आप ऊपर की रैंकिंग में आ ही जाओगे। तो अल्टीमेटली जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जिन जिन लोगों को मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, प्लीज इस मौके को जाने मत देना। अगर आप 800 इन मेंस स्कोर कर देते हो मेंस के अंदर, उसके बाद आपका सिलेक्शन लाइक बहुत मुश्किल है रोकना, क्योंकि 150 भी अगर आप लाते हो इंटरव्यू में, 150 जो कि एक बिलो एवरेज मार्क्स है, मतलब आप जाकर नॉर्मली बिल्कुल पोलाइटली भी अगर बात करके आ जाते हो, आप मोस्ट ऑफ द 60% क्वेश्चन का आंसर सॉरी सर नो मैम बोलकर भी अगर आप दे देते हो, 150 मार्क्स के आसपास लाया जा सकता है। एंड इसके बाद भी आपके जो टोटल स्कोर बनेंगे वो 950 होंगे, एंड इसमें आप लिस्ट में कोई ना कोई रैंक लेकर आ जाओगे। तो आपको इंटरव्यू में आप कितने भी कैसे ही परफॉर्म करो, आपका इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ उसमें आ जाए, तो भी आपका टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपने आपके मेंस में इतने अच्छे स्कोर हैं कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेंस जो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टेज है। इसके अंदर पीवाईक्यूज हैं, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। अगर डायरेक्टली रिपीट ना भी हो तो थीम्स पक्के से रिपीट हो जाते हैं। तो आप मेंस के अंदर अपनी जी जान झोंक दो, अगर आपने मेंस को फोड़ दिया, आपका सिलेक्शन फॉर श्योर पक्का है। मैनेजिंग ऑप्शनल एंड जीएस सब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रीलिम्स मेंस के, आप बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम लोग ऑप्शनल एंड जीएस को कैसे मैनेज करके चलें। सिंपल है बहुत मैनेज करना। 50% ऑफ द टाइम आप जीएस को दो डेली, एंड 50% ऑफ द टाइम ऑप्शनल को। वाई वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू गिव 50% ऑफ द टाइम टू ऑप्शनल? बिकॉज अगर आपके इसमें 280 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपके 230 माइनस हैं, और अगर आपके 230 माइनस है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने आपने स्कोर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो गया, इतने आपने स्कोर किए इसके नीचे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसका 50% ऑफ द टाइम देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू ओरिएंटेड आते हैं, चाहे कोई सा भी ऑप्शनल पेपर हो। 60 to 70% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठकर ही आता है। तो इसके अंदर स्कोर करना का रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू जीएस, जहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक होते जा रहा है यूपीएससी। तो यहाँ पे क्योंकि रिपीटिशन है, आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो, आप वैल्यूडेशन कर सकते हो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज करके आप कर लो। एंड उसके अलावा आप जो एफर्ट मारते हो इसके अंदर वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट भी होता है। प्लस में आपके पास जीएस के बाद भी 5 डेज आपको मिलते हैं ऑप्शनल पढ़ने के लिए, जिसके अंदर आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो, अगर आप उन 5 डेज के अंदर अगर आप 70 आवर्स पुट इन कर दो, ये स्कोर लाना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। गिवन दैट कि आपने अच्छे से एफर्ट मारा, आपने टेस्ट लिखे हैं, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, ये स्कोर आपका इजिली आ जाएगा। एंड जैसे ही ये स्कोर आता है, आप एक कंटेंडर बन जाओगे टॉप रैंक्स के लिए, आप अपनी डिजर्व सर्विस पा सकते हो। आंसर राइटिंग के लिए जो है वो डेडिकेटेड आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के अंदर 3 घंटे के अंदर सारे के सारे टेस्ट लिख लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 2 आंसर्स डेली लिखने से। 2 आंसर्स आप लिख रहे हो डेली,
उसको आप इवेलुएट करवा रहे हो, उसको आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर आप क्वालिटी आंसर्स लिख रहे हो। फिर जब आप धीरे धीरे ये करोगे, उसके बाद आपको एनालाइज करने हैं पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज को आप किस तरह से करोगे, पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यूज देख लेना है। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, उस वक्त आपको रिलेट करना है कि अच्छा मैं इस वाले कंटेंट को इस पीवाईक्यू के अंदर लिख सकता हूँ, इस वाले कंटेंट को इस पीवाईक्यू के अंदर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप लिंक कर लोगे, तो आपका कंटेंट जो है वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज लिखोगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड उसके बाद आप एबल होगे फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए। तो उसके बाद हमें लिखना है फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हम अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे कि कैसे 3 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं टाइमली। एंड उसके अंदर हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चा जो अपना पेपर लिखता है, वो अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से लिखता है। एंड उसको लगता है कि जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वही बेस्ट हैं। बट क्योंकि आप अपने आंसर्स को खुद से नहीं इवैल्यूएट कर सकते हो, आप फर्स्ट टाइमर हो या फिर आप कम आपका एक्सपीरियंस है यूपीएससी के अंदर, तो फिर आपको इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आपकी वीकनेसेस पता चल सके। आपको हाईलाइट कर दिया जाए कि ये कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस है जो कि आप गलत कर रहे हो। क्या आप इंट्रोडक्शंस बहुत ज्यादा लंबे लिख रहे हो, क्या आप कंक्लूजन्स बहुत ज्यादा लंबे लिख रहे हो, क्या जो आप पॉइंट्स उसको पॉइंट्स की जगह पैराग्राफ में लिख रहे हो, क्या आप जो पॉइंट्स आप उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड लिख रहे हो, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो, या फिर आप डेटा एग्जांपल्स इन सब से सब्सटेंशिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर जो गैप्स हैं, जो कंटेंट गैप है, वो कैसे फिल हो सकता है। तो ये सारी चीज आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करवा सकती है। उसका सिमुलेटर्स। सिमुलेटर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार वहां पे जो मेंस होता है ना, वहां पे आपको एक दिन में दो दो पेपर्स लिखने हैं। और जब तक आपको दो दो पेपर्स लिखने की हैबिट नहीं होगी, वो भी बैक टू बैक, फ्राइडे को आपका एसए का पेपर होगा, सैटरडे का आपको जीएस 1 जीएस 2 का पेपर होगा, एंड संडे जो है उस दिन आपका जीएस 3 एंड जीएस 4 होगा। तो बैक टू बैक 5 पेपर्स लिखने की अगर आप में स्टेमिना नहीं है, तो आप मेंटली भी थक जाओगे एंड फिजिकली भी थक जाओगे। तो इसके लिए सिमुलेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन सारी चीजों को करने के लिए टेस्ट सीरीज मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वो है, एक टूल है, जिसमें पहले तो सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसके अंदर आप थोड़े थोड़े आंसर्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं। फिर इसके अंदर ही पीवाईक्यूज को अलग अलग जहाँ पे जो रेलेवेंट पीवाईक्यूज है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। एंड टेस्ट सीरीज में ही एक सिमुलेटर भी दिया रहता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको कभी भी दे सकते हो। मतलब यूजुअली जो बच्चे हैं वो लास्ट फेज ऑफ द मेंस प्रिपरेशन में ही देते हैं, ताकि तभी उसका सेंस ही बनता है। आप अच्छी प्रिपरेशन से दोगे, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी आपकी पता चल जाएंगी। तो ये एक टेस्ट सीरीज से आपका ये बेनिफिट हो सकता है। अब वैल्यू एडिशन की बात कर लेते हैं। तो यार वैल्यू एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझते हैं क्या जरूरत है हमें वैल्यू ऐड करने की। क्या सिर्फ पेपर पूरा करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो यार ये जो बात है पेपर पूरा करने से सिलेक्शन हो जाने वाली, ये 2019 2018 2017 तक वैलिड थी। अब पेपर कंप्लीट करने पे सिलेक्शन नहीं होता। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। जब से श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज आई है मार्केट के अंदर, हर पॉइंट के नीचे डेटा, हर पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल्स, बेस्ट केस स्टडीज, ये सब कुछ का ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा चल गया है। अब हर बच्चा एक एवरेज आंसर की जगह एक बहुत अच्छे क्वालिटी का आंसर लिख रहा है। तो अगर आपको भी उस कंपटीशन में compete करना है, एक अच्छा फाइट पुटअप करना है, तो आपको भी वैल्यूएडिशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएडिशन में क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो डेटा। अब डेटा भी ऐसा ऐसा कहीं भी कोई भी प्राइवेट एजेंसी का या फिर प्राइवेट सर्वे का डेटा नहीं, क्रेडिबल गवर्नमेंट का डेटा चाहिए। गवर्नमेंट का डेटा। अब इसके अंदर हम ईगो सर्वे से उठा सकते हैं, बजट से उठा सकते हो आप, या मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे भी लिखी होती हैं। पीआईबी, अगर आप कोई सा भी मान लो आपको डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करो एंड उसका क्या पीआईबी लिख दो, आपको पीआईबी के एक दो जो रेलेवेंट सबसे रिसेंट वाले आर्टिकल्स है वो मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको रेलेवेंट गवर्नमेंट का डेटा मिल जाएगा। तो उसमें आप मिनिस्ट्री का नाम कोट करो एंड वो वाला गवर्नमेंट का डेटा पुट कर दो। तो आपका ये सारी चीजों से आपका ये रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो और भी ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, यूएन,
और भी FAO वगैरह जो भी रेलेवेंट है जिस चीज से भी, तो जो भी मतलब इंटर गवर्नमेंटल डेटा है या फिर जो इंटरनेशनल लेवल के एजेंसीज उनका डेटा है, ये सारे क्रेडिबल डेटा के सोर्सेस होते हैं। तो इनको आप यूज करके अपने डेटा का एडिशन कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो होते हैं कोट्स। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना वो GS2, GS1 एंड GS4 इसमें काम करते हैं, क्योंकि GS2 के अंदर आप कोट्स किसके पुट कर सकते हो, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस है उनके कोट पुट कर सकते हो। GS1 के अंदर आप हिस्टोरियंस, आप सोशियोलॉजिस्ट, आप जोग्राफर्स, इनके कोट्स वगैरह यहाँ पे पुट कर सकते हो। GS4 के अंदर तो मतलब बहुत सारे सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, इन सारे कोट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो GS4 के अंदर तो बहुत ही एक्सटेंसिव यूजेज आएगा कोट का। बट बाकी GS के अंदर भी अगर आप करते हो तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा एग्जामिनर को, एंड आपको 0.5 या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके अलावा डेटा हो गया, कोर्ट हो गया, इसके अलावा आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ये स्पेशली आपको GS2 में काम आएगा। उसके अलावा आते हैं डेटा फैक्ट्स हो गए, कोर्ट्स हो गया, जजमेंट्स हो गए। इसके अलावा है बेस्ट केस स्टडीज। कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी। अब इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड एट द सेम प्लेस, लेकिन चाइना के में पॉवर्टी जो है वो काफी कम हो चुकी है। तो चाइना ने कुछ तो ऐसा किया होगा। अब उस बेस्ट केस स्टडी को अगर हम लोग भी अडॉप्ट करें तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। तो वही बेस्ट केस स्टडी हर एक फील्ड से, जैसे वाटर मैनेजमेंट है, कोई ना कोई ऐसा देश होगा ना जिसने बहुत अच्छे से वाटर को मैनेज किया है, तो उस देश की हमें केस स्टडी बस ChatGPT पे टाइप करके केस स्टडी इंक्लूड कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। एंड सिर्फ नोट्स में इंक्लूड नहीं करना, अपने आंसर्स में भी डालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चार जो है ये थ्रू आउट द पेपर यूज होने वाली चीजें, अब एक्सेप्ट ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसके अलावा पांचवा एक डायग्राम भी होता है। अब डायग्राम के अंदर आप फ्लो चार्ट बोल सकते हो इसको, ज्योग्राफी अगर है तो इसमें मैप्स बोल सकते हो, या डिपेंडिंग अपॉन कोई सा भी चीज है आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो। जैसे ये भी एक डायग्राम ही है, और देखिए डायग्राम एडेड है तो आपको ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि यार देखो ये डायग्राम है एंड ये लेवल ऑफ वैल्यू एडिशंस हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक ये एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर ये चीज डिनोट करता है। तो आपको इस तरीके से डायग्राम अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको हर क्वेश्चन में ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते चले जाएंगे। एंड यही मार्क्स का अल्टीमेटली डिफरेंस होता है। अगर किसी के 714 मेंस है वो जस्ट पास है, किसी के 780 है उसका चांसेस है कि वो IAS बन सकता है अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर दे वो तो। ठीक है, एंड ये 40 मार्क्स का डिफरेंस क्या है? 80 क्वेश्चन आपके आते हैं GS पेपर्स में, हर क्वेश्चन में 0.5 का एक बच्चा एडवांटेज लेता चला गया, तो 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए उसके। तो वो काम जो है वो वैल्यू एडिशन कर सकता है। आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो सिलेबस कंप्लीशन तक, बट उस लेवल से अगर आपको और मार्क्स इंक्रीज करने हैं, मतलब 740 से अगर 780, 800, 820 तक जाना है, तो आपको इस लेवल का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। अब शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मान लीजिए आपका GS1 अभी पेपर जो है वो अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है, एंड आपको 2 या ढाई घंटे बाद GS2 का पेपर देने जाना है। तो आप कैसे दोगे? क्या ऐसा चीज आप रिवाइज करोगे जो 2 घंटे में आपका जो पूरा माइंडसेट है वो GS1 में जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी लिख रहे थे उससे आप तुरंत पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस लिखने लग जाओगे? तो इसके अंदर आते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैं रिवाइज करता था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, डेटा, मतलब इन शॉर्ट वैल्यू एडिशन वाली चीजें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट्स, ये सारी चीजें। इन सब से होता क्या है कि आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया लग जाता है, आपका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो जाता है कि हाँ मुझे इस पेपर की ये वैल्यू एडिशन मैं पढ़ रहा हूँ। एंड उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, ये उन सारे सब्जेक्ट्स का बनाओ जो सेकंड हाफ में है। फॉर एग्जांपल एसए के शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आप एक रात पहले पढ़ सकते हो। बट GS2 के बनाने इंपॉर्टेंट है, GS4 के बनाने इंपॉर्टेंट है, एंड ऑप्शनल पेपर 2 के बनाने इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं होंगे तो आपके पास, तो आप ब्रेक्स के अंदर आप पढ़ ही नहीं पाओगे कुछ भी। अगर आप इतनी मोटी बुक लेकर जाओगे
ब्रेक के बीच में, तो आपको पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ूं क्या। आप सिर्फ पेज ही पलटोगे ना तो भी 2 घंटे में पेज नहीं पलट पाओगे उतनी मोटी कॉपी के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो भी सब्जेक्ट आपके सेकंड हाफ में होने वाले हैं उसमें आप अपने वैल्यू एडिशन के नोट्स बना के जाओ, ताकि आपका माइंडसेट वहां पे शिफ्ट हो पाए, अपने सेकंड पेपर की तरफ आप एक स्मूथ ट्रांजिशन ले पाओ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। हाँ, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रेक डाउन इन बिटवीन प्री एंड मेन स्टेज एंड इन द एग्जाम हॉल। देखो यार, जब 65 डेज जब आपके पास हो एंड इतना बड़ा आपको एग्जाम देना हो, तो होता क्या है ना कि बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं इतना ज्यादा एफर्ट मार रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, बट सिलेबस कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, इतना सारा अभी भी बचा हुआ है। आप हर चीज पे फील करोगे कि कुछ ना कुछ बचा ही हुआ है, एंड आपको इसके साथ बैठ के पढ़ाई करना है। ये कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और हमारा दिमाग किसी और सब्जेक्ट पे चल रहा होता है कि यार वो वाला सब्जेक्ट का वो वाला पोर्शन बचा हुआ है, मैंने अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, मुझे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। तो लिटरली इतना सारा कुछ करना होता है और हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहते हैं, रातों को नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहीं पे एक कविता है यार कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब आपने इसके ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मुसल पड़ने से घबराना क्यों यार। जब अल्टीमेटली आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन भी जाओगे तो उस वक्त आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस मेन स्टेज को आप डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करो। आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, मीडिया आपसे सवाल कर रही होगी, आपको लोगों को भी बचाना है, उनको नेसेसरी जो चीजें हैं, फर्स्ट एड किट है, खाना पीना, साफ पानी, सेफ्टी, सब कुछ प्रोवाइड करवानी है। बाहर से आपको 7-7 दिन तक रहना है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। उस वक्त आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ये आपका उसी का टेस्ट है। ये स्ट्रेस टेस्ट है कि आप इतनी सारी चीजें जो आपके सामने प्रेजेंट हो, आपके पास टाइम कम हो, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि इंडिया जो हमारा जो कंट्री है वहां पे रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत वाइड है। तो हमें इस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, इसी का ये टेस्ट है। अगर जो बच्चे इस टेस्ट को पास कर जाते हैं, जो बच्चे इस मेंस को, वही बच्चे निकाल पाते हैं जो अल्टीमेटली रिसोर्स का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड टाइम से बड़ा रिसोर्स कुछ नहीं होता है। तो 65 डेज के अंदर आपको जी जान लगा देनी है। इन 65 डेज का अगर आप ऑप्टिमम यूज कर लेते हो, मेंस आपका जरूर निकलेगा। एंड इन्हीं के साथ मैं सर आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा बताया विशाल जी आपने। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस सेशन का बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इनकी बातों को आप बहुत ही सिंसियरली फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक टू द पॉइंट उन्होंने बातें बताई हैं। चाहे बात मेंटल स्ट्रेस की हो, एंजाइटी ब्रेकडाउन की हो, फाइन। और अगर मैं आपसे जीनो आईएएस के क्लासरूम स्ट्रेटजी की बात करूं, तो जो लर्नर्स पहली बार जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी फैकल्टी टीम में 1997 बैच के आईएएस, 5 टाइम्स आईईएस क्वालिफाइड, आईआईटी रुड़की से सीनियर फैकल्टी, ठीक। और आप देखें तो मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस वाले नंबर ऑफ फैकल्टीज, एक बहुत ही बेहतरीन टीम। जो ऑफलाइन के बिग नेम्स हैं, वो आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन पैटर्न में आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाली है। बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए बात थी। अभी हमने वाव अप्रोच की चर्चा की आपसे। सी, डे वन में अगर कोई आपको बता दे व्हाट नॉट टू डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गलतियां करने से बच जाते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का व्हाट्सएप चैनल है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फाइन। सो फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ अपने मिशन में लग जाएं। जो लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं, अभी आप विशाल सर ने आपके बताया कि समय नहीं है। एंड गाइस लिसन वेरी केयरफुली, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। Everything has a right time, a time to read, a time to play, even a time to strike while iron is hot. हिंदी में बोलते हैं ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो आप एक बड़े ग्रुप से माइनर ग्रुप में आए हो,
क्लोज टू लेस देन 15,000 के ग्रुप में आए हो आप। सो जर्नी में आप मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको 26 27 में एग्जाम देना है, तो उनके लिए चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, चाहे जीएस बैचेस की बात हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, वो हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए हम ज़्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे, आप जीनो आईएएस के ऐप पे और वेबसाइट पे देख लेंगे। ये डिटेल्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं, आप यहाँ से जुड़ जाएंगे, देख लेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स विशाल फॉर योर ऑसम गाइडेंस। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।